तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपीआई क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम्स में ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। और इस बार मैं सोशल साइंस का लेकर के आया हूँ, तो आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर करके आइएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था वो कौन था। तो मेरा मैक्स मिलियन रॉबस्पियर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। जो फ्रांसीसी क्रांति थी फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका मुख्य विशेषता क्या था। तो क्या कर रहा था कि सामंतवाद को अंत कर रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था भारत में उस टाइम पर, उसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था। वो मेरा महात्मा गांधी था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो उसका कौन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवो ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका मुख्य कारण क्या है। उसका जो मुख्य कारण क्या था, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो किया था उसी कारण इसका मुख्य कारण था वो युद्ध का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भारतीय उद्योग जिसने पहली भारतीय जूट मिल पर स्थापित की थी। भारतीय उद्योग जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी वो कौन था। तो वो द्वारकानाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो कौन था वो, जेम्स वाट था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर मेरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। जो मुद्रण तकनीक था वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, वो मेरा चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी। जो गीत गोविंद का मतलब था पुस्तक, उसका रचना किसने किया था। वो जयदेव ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है इस बार आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा है इस बार सोशल साइंस में। ये आप लोग जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भारतीय महात्मा गांधी ने किस प्रांत की समिति का संचालन किया। तो गुजरात के प्रांत के समिति का संचालन किया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो वो मेरा 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। जो बाघ परियोजना मेरा हुआ था वो कब हुआ था, इसका परियोजना का शुरुआत तो 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो लेटेराइट मृदा होती है वो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपना बस क्वेश्चन की काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी होता है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा रेगुलर मिट्टी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की नमक बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो क्या बोल रहा है कि नमक बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित है। तो मेरा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही आंसर। पर जो आप लोगों का सीबीएसई पैटर्न पर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, पूरा घुमा घुमा के आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ये सब सारा क्वेश्चन जो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सबकी कि जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है सो मेरा किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। जो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म था वो क्या था। तो वो बौद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी थी। जो डच थे बेल्जियम में उसकी आबादी कितनी, तो 59 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो शक्ति केवल केंद्र के पास है। शिक्षा तो आप लोग को पता है कि सबके पास है, ठीक है ना। कृषि भी सबके पास है, स्वास्थ्य भी सबके पास है, और रक्षा जो है सो सिर्फ किसके पास है, तो वो केंद्र के पास है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि विकेंद्रीकरण क्या है। जो विकेंद्रीकरण है वो मेरा क्या है। तो आप लोग पहले ऑप्शन पढ़िए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ऑप्शन ए में कि एक हाथ
में शक्ति का केंद्रीकरण भी बोल रहा है कि स्थानीय सरकारों को शक्ति का वितरण, इसमें क्या बोल रहा है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, और डी में बोल रहे हैं स्थानीय सरकारों की शक्ति को कम करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, स्थानीय सरकारों को शक्ति का वितरण करना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो ये मेरा क्या, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर में होना, ठीक है ना, यही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? वो क्या करता है कि वो जो है सो शक्ति का विकेंद्रीकरण भी करता है, ठीक है ना, और शक्ति का पृथक्करण भी करता है, और इसका जो है व्यक्तिगत अधिकारियों का संरक्षण भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आंसर मेरे यहाँ पर गलत आ चुका है, ये आप लोग यहाँ पर आंसर इसका नहीं होगा सही, ठीक है ना, इसका आंसर सही नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो अनुच्छेद 15 में वो प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की भारत किस प्रकार का राज्य, जो भारत है वो मेरा, वो किस प्रकार का राज्य है? तो मेरा क्या है, वो संघात्मक है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और संघीय भी है, ठीक है ना। मतलब ये भी इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें सभी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से था? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है वो मेरा केन्या से है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन, अब राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक दल होता है उसको मान्यता कौन देता है? तो उसको चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? जो रोजगार गारंटी अधिनियम था वो कब लागू किया गया था? तो मेरा 2005 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है वो उसका है, तो उसका ऋण है, ठीक है ना। जो उसको ऋण मतलब जो देता है, वो कर्ज जो देता है वो लोगों को, उससे जो पैसा आता है उसी से इसका स्रोत चलता है, ठीक है ना। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का जो अधिकार था वो कब पारित किया गया था? वो तुम्हारा 2005 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। इसका जो 30 ऑब्जेक्टिव था वो मेरा खत्म होता है। अब मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है जो कि आप लोगों का 2 नंबर का होता है, और इसमें से आप लोगों का 8 क्वेश्चन रहता है, इसमें से आप लोगों का 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो मैं आप लोगों का जो सारा क्वेश्चन इसमें से बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद उससे आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद क्या है कि अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो इसका एक लाइन का आंसर इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो मेरा क्यों हुआ था? देखिए यहाँ पर क्यों हुआ था कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की जांच करने और नीतियां सुझाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये सब जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग ये सब जरूर करके रखिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो पहला हो जाएगा सड़क, भवन, मशीनें, वाहन और बिजली। इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की जैव विविधता क्या है? जो जैव विविधता है वो मेरा क्या है? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका हो जाएगा यही राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार है वो लोग किसे कहते हैं? देखिए किसे कहते हैं, ऐसी सरकार जिसमें विभिन्न समुदाय और उनके मुद्दों का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं सामुदायिक सरकार, जिसमें से कि आप लोगों का सभी को निर्णय लेने का अधिकार होता है उसमें से, ठीक है ना। सभी मुद्दों पर बात करने का और निर्णय लेने का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास शहरीकरण किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं शहरीकरण किसे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरों में बदलना तथा शहरों की आबादी का बढ़ना, इसको हम लोग शहरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? जो प्रति व्यक्ति आय है वो मेरा क्या है? तो क्या है, देखिए किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या बोल रहा है कि किसी देश के कुल आय का मतलब जो कुल आय होता है उसका विभाजित करता है किससे? तो जनसंख्या के विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय मेरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। कुल जनसंख्या के विभाजित करने पर मतलब उसका डिवाइड करने पर, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि बाजार का क्या अर्थ है? जो बाजार होता है उसका अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री होने पर स्थान या प्रणाली बाजार का
जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग बाजार कहते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं सबसे पहले हम इसका जो अब इसमें से लघु उत्तरीय में जो आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें से आप लोगों का 7 क्वेश्चन रहता है, इसमें से आप लोगों का कि 6 बनाना रहता है। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। क्या बोल रहे हैं, जो कृषि कृषि अर्थव्यवस्था था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण से क्या प्रभाव पड़ा, वो आप लोग को यहाँ पर लिखना। देखिए क्या 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 पड़ा था प्रभाव सो। क्या बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनाज व खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी, जिसके कृषि उत्पादों में दाम बढ़ने लगा, ठीक है ना। इससे किसानों को अधिक लाभ मिला, कृषि उत्पादन में तेजी आई और निर्यात बढ़ा। लेकिन युद्ध के बाद मांगे घटने से किसानों का नुकसान बहुत हुआ, ठीक है ना। तो ये हुआ था, क्या हुआ था कि जब टाइम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिकों का मतलब वहाँ पर था, जिसके कारण से कि खाद्यान्नों का बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गया था अचानक से, जिससे कि अपना पूरा मतलब सेना का जो है सो खाना हो सके। उसके बाद क्या हुआ, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ कि मांगे घटने लगी, जिससे कि क्या हुआ कि किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो ये इसका था प्रभाव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि मुद्रण इतिहास के गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका क्या है, इसका वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो गुटेनबर्ग प्रेस था ने पुस्तकों को हाथ में नकल करने के बजाय मशीन से तेजी से छापना संभव बनाया, ठीक है ना। जो गुटेनबर्ग प्रेस था वो क्या किया कि हाथों के बजाय मशीनों मतलब छापने में बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया, ठीक है। इससे शिक्षा, ज्ञान और विचारों का तेजी से प्रसार हुआ, ठीक है ना। इससे लोकतंत्र, विज्ञान और पुनर्जागरण के प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वन संरक्षण के उपाय कौन कौन से आप लोग को वहाँ पर बताना है। इसका वन संरक्षण के उपाय आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकेंगे तो हम लोग क्या होते हैं संरक्षण का हम लोग बचा सकेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अधिक पेड़ लगाकर हम बचा सकते हैं, वृक्षारोपण जिसको बोला जाता है। अवैध शिकारी पर नियंत्रण करके वन क्षेत्र में आग को रोक करके तो पर्यावरण जागरूकता बढ़ा करके उसके बाद वन क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। देखिए कि आप लोग जो भी आंसर लिखेंगे तो आप लोग ज़्यादातर लिखिए कि आप लोगों का जो पॉइंट में ही आंसर लिखा जाए, क्योंकि जो पॉइंट का होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और इसमें से आप लोगों का फुल मार्क्स देने का यहाँ पर आप लोगों का रहता है। लेकिन जो लिखते हैं लाइन लैंग्वेज में मतलब उसको उसमें थोड़ा कम चांस रहता है कि नंबर देगा फुल सो, लेकिन पॉइंट में आप लोगों का फुल नंबर मिलेगा, इसीलिए आप लोग पॉइंट बना करके ही लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। देखिए मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जो पोषित रेशेदार और कम पानी में उगने वाले होते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी कुटकी आदि इत्यादि। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी है। सत्ता में साझेदारी से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ये तानाशाही रुकती है, सामाजिक टकराव कम होते हैं और सरकार अधिक पारदर्शी व जवाबदेही बनती है। इसी के कारण से सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये आप लोग को यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है। जातिवाद जो था उसका दुष्प्रभाव क्या है। देखिए क्या है सो पहला कि समाज में भेदभाव का, असमानता का होना। दूसरा में सामाजिक एकता में कमी आना और प्रतिभा का दमन होना और हिंसा और आपसी संघर्ष भी बढ़ता है उसमें से, और आर्थिक प्रगति में बाधा भी आता है। इसका हो जाएगा जातिवाद का दुष्प्रभाव ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों को स्पष्ट कीजिए। चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य है उसको स्पष्ट करना है आप लोगों को। देखिए फर्स्ट का जगह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, यह इसका मुख्य कार्य है। दूसरा क्या है कि मतदाता सूची को तैयार करना भी इसका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता भी देना इसका क्या है कार्य भी है। उसके बाद चुनाव आयोग की संहिता लागू करना भी यही इसी का काम है, चुनाव आयोग का ही। और मतदान प्रक्रियाओं की निगरानी करना भी इसका भी एक कार्य है, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि इंटरनेट से आप क्या जो इंटरनेट है उससे हमारा क्या लाभ हो रहा है। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, सूचनाओं को तेजी से आसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही तेज हो गया और बहुत ही आसान हो गया अब, ठीक है ना। ऑनलाइन शिक्षा व काम की सुविधाएं बहुत अब ज़्यादा होने लगा है, इसके कारण से संचार में आधुनिक साधन भी बन गया एक। और ई कॉमर्स में ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो है सो एक नंबर का एक काम किया। मनोरंजन विविध साधन का भी ये काम किया, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ये 5 पॉइंट। इसका जैसे भी खत्म होता है आप लोग का अब आता है यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कि आप लोगों का 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आप लोग का 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा।
इसमें से फर्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए क्या होता है जर्मनी का एकीकरण। सो जर्मनी के एकीकरण 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ थी। तो आप लोगों को पता है जो कि 1871 से में प्रशिया के नेतृत्व में पूरा हुआ था। इसका देखिए, इसका जो है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 चरण में समझा जा सकता है। तो पहला क्या है, प्रारंभिक चरण, जो कि 1848 से 1862 में चला था। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हुआ था कि 1848 की क्रांति के दौरान फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मनी ने एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। इस समय विभिन्न जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादी भावनाओं पर पनप रही थी। ठीक है ना। इस बार क्या हो रहा था, इस टाइम पर बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं जो है पनप रही थी उस टाइम पर। ठीक है ना। नेक्स्ट अब दूसरा क्या होगा कि बिस्मार्क का उदय और युद्ध। बिस्मार्क का जो उदय था, उसका युद्ध हुआ था, उसका कारण देखिए कि कब हुआ था। तो 1862 से 1870 के बीच में यह हुआ था। देखिए इसमें से क्या हुआ था कि ऑटो वन बिस्मार्क 1862 में प्रशिया के चांसलर बने। उन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई। ये तो आप लोगों को पता है। उन्होंने डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े, जिसमें जर्मन राज्यों की प्रशिया का प्रभाव बढ़ा और वे एकीकरण के लिए प्रेरित हुए। ये दूसरा था। तीसरा क्या बोल रहे हैं, एकीकरण के सामान्य साम्राज्य की स्थापना करना। एकीकरण और साम्राज्य की स्थापना करने कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। देखिए इसमें से क्या हुआ था, 1870 से 71 के फ्रैंको प्रशिया युद्ध में प्रशिया की जीत के बाद 1871 में वर्साय में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी के राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है ना, 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का महत्व और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आप लोग का इसका असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है पूरा। इसमें से देखिए तो इसमें से कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है ना, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन का जो हुआ था सो नींव पूरा हिल गया था। जन आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन भी किया था इसमें से, इसके कारण से। उसके बाद देखिए कि सहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर के आधार पर किया जा सकता है। तो पहला इसमें से होता है कि राजनीतिक चेतना। इसमें से क्या हुआ था कि इस आंदोलन ने देश भर में लोगों को राजनीतिक चेतना जागृत की, जिस स्वतंत्रता संग्राम में एक जन आंदोलन बन गया था। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव। तो सरकारी संस्थाओं, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामानों के बहिष्कार ने ब्रिटिश सरकार, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। राष्ट्रीय एकता, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। इसमें से क्या होता है कि इस आंदोलन में विभिन्न समुदाय और वर्गों के लोगों को एकजुट किया, जिससे राष्ट्रीय एकता में मजबूती बढ़ी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्वदेशी को बढ़ावा देना और मतलब जो था विदेशी को उसको नकारना। इसका ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। मतलब देखिए चरखा और खादी का उपयोग पर जोर देने से स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला और लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि भविष्य में आंदोलनों की नींव को मतलब मजबूत किया था। हालांकि यह आंदोलन 1922 के वापस ले लिया गया, लेकिन इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे भविष्य में बड़े आंदोलन की नींव रखी थी। इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसका ये पॉइंट हो जाएगा, आप लोग इसका जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन आप लोग जिसकी बोल सकते हैं, ये आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका और दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना का क्या करना है, आप लोग को लिखना है। तो क्या है ये सब दोनों, देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसका भी एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है ना। इसमें से क्या है कि दामोदर वैली जो है सो उसका एक प्रमुख उदाहरण है बहुउद्देशीय परियोजना का। देखिए इसमें से क्या बोल रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का भूमिका जो है सो देखिए पहला सिंचाई आता है। कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराकर खाद्य उत्पादन बढ़ाना इसका पहला कारण था। दूसरा क्या था, विद्युत उत्पादन भी बहुत तेजी से उसके कारण हो रहा था। जल विद्युत के माध्यम से ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना ये भी हो रहा था। बाढ़ को नियंत्रण भी इससे किया गया कि बांधों के माध्यम से बाढ़ को भी रोकथाम करने में ये सक्षम रहा। ठीक है ना। उसके बाद पेयजल की आपूर्ति को पूरा करना, शहरों और गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन और पर्यटन। तो इसमें हो जाएगा कि जलाशयों का उपयोग करके मछली पालन और पर्यटन के लिए बहुत ही मतलब अच्छा उसमें बनाया भी गया था।
उसके बाद दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो परियोजना है, ये भी इसका क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि घटक, इसमें से क्या हो रहा था कि इसमें बांध जैसे तिलैया, मैथन, पंचेत, बैराज जैसे दुर्गापुर, नहरें और थर्मल पावर स्टेशन भी शामिल थे। ठीक है ना। तो देखिए लाभ इसमें से क्या है कि इसमें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित किया, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया, बिजली पैदा की और क्षेत्र के औद्योगिक और कृषि विकास में मदद भी मिली इससे बहुत ही ज़्यादा। इसी के कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपनों के लिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसका मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए इसमें संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं शक्तियों विभाग का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें से पहला क्या वो देखिए कि दोहरी सरकार सरकार के दो स्तर होते हैं, एक केंद्र दूसरा होता है राज्य सरकार। ये आप लोग को पता होगा, प्रांतीय सरकार को इसकी बोला जाता है। इसमें देखिए कि पहला क्या बोल रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन इसमें से होता है, इसमें से कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है ताकि दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इसका ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा में हो जाएगा कि लिखित और कठोर संविधान का होना। इस संघीय व्यवस्था में आमतौर पर एक लिखित और कठोर संविधान होता है जिसमें संशोधन करना आसान नहीं होता है ताकि शक्तियों के विभाजन को सुरक्षित रखा जा सके। ये जगह दूसरा पॉइंट इसका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में विवाद को सुलझाती है और संविधान की व्याख्या करती है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता। इसमें से क्या होगा, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और सभी सरकारी निकायों जैसे अधीन होते हैं। इसका ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए का जो होता है आंसर ये खत्म होता है यहीं पर इसका। इससे इतना पॉइंट समझ में आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य का वर्णन करें। इसको आप लोग का लिखना है। देखिए इसमें से क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वे चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता का तथा सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। यही काम करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के प्रमुख जो दल की भूमिका कार्य वो निम्नलिखित है इसमें से। ठीक है ना। पहला क्या है कि चुनाव लड़ना। इसका क्या है, ये मुख्य कार्य है कि राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीत कर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है कि सरकार बनाना और चलाना। इसमें से क्या होता है, बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है और देश का शासन चलाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाना। जो दल बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं विपक्ष की में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उस पर नियंत्रित रखते हैं। इसका ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या होगा, जनमत का अधिकार। इसमें से क्या होता है कि राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जागरूक करते हैं और जनमत बनाने में मदद करते हैं। इसका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें से नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सरकारी मशीनरी तक पहुँच। दल लोगों में की समस्याओं और मांगों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और जिससे लोगों की पहुंच सरकारी मशीनरी तक आसान होती है। यह हो जाएगा इसका पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कें कौन कौन सी है वो आप लोग को यहाँ पर बताना है, उसका वर्णन करना है। और ठीक है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कें पाई जाती है जिसमें उनकी क्षमता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें से पहला क्या है कि इसके निम्नलिखित है। ठीक है ना। तो पहला क्या है इसमें से कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि क्या है, ये सड़कें देश के प्रमुख शहरों, राज्यों की राजधानियों और बंदरगाहों को जोड़ती है। इसमें निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि राज्य राजमार्ग, ये सड़कें राज्य के भीतर प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ती है। इनका रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब तीसरा बोल रहा है कि जिला सड़क, ये सड़क जिले के प्रमुख केंद्रों को आपस में और राज्यों को राज्य मार्गों को जोड़ती है। इसका रख रखाव जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में को शहरी से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। हम नेक्स्ट बोल रहा है कि सीमांत सड़कें, जो क्या है कि वे सड़कें जिस सीमांत के देश के सीमाओं के पास स्थित होती है और सामरिक महत्व की होती है। इसका निर्माण और रख रखाव सीमा संगठन BRO के द्वारा किया जाता है।
ठीक है ना। उसके बाद आता है एक्सप्रेसवे। वे आधुनिक उच्च और गति वाले राजमार्ग हैं जो तीव्र यातायात के लिए बनाए गए हैं। और तो इसमें से इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को इसका वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा अब। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आज को वीडियो यहीं था। थैंक यू।